नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को निरस्त कर दिए जाने की और उसकी जगह न्याय देने वाले 3 नए बिल लाए जाने की। और इस विषय पर बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में जो कानून होते हैं वो करीब करीब ऐसी भाषा में लिखे जाते हैं जिन्हें समझना एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। उसमें अरबी फारसी भाषा के इतने शब्द होते हैं या फिर वो सीधे सीधे अंग्रेजी में लिखा होता है, इसीलिए आम आदमी की भाषा में, जो आम आदमी को समझ आ सके, ऐसी भाषा में इनके बारे में बात करना, इनकी चर्चा करना जरूरी हो जाता है। इस पहले भाग में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको तीनों कानूनों के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट, एक बेसिक आइडिया बता सकूं, और आगे के भागों में हम लोग अलग अलग कोशिश करेंगे कि एक बार आईपीसी को, एक बार सीआरपीसी को और एक बार एविडेंस एक्ट को लेकर के देखें और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर इनके बदल जाने से हमारे जीवन में क्या बदलेगा। ये तीनों कानून ऐसे हैं जिनका असर किसी न किसी तरह से सीधे या परोक्ष रूप से हर भारतीय पर पड़ता है। इसके अलावा इनका असर अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये कानून जैसे ही बदलते हैं, इसका मतलब होता है कि आईपीसी और सीआरपीसी यानी कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है, क्रिमिनल एक आपराधिक मामले में न्याय किस प्रक्रिया से चलेगा, कब सबूत पेश होंगे, कब चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए, कितनी देर से चार्जशीट अगर फाइल होती है तो मुकदमा कमजोर पड़ जाएगा, इन सारी बातों को जो देखा जाता है, इन सारी बातों को जो परखा जाता है एक इंसाफ देने में या एक फैसला सुनाने में, उन सारी बातों पर असर पड़ेगा। यानी भारत के जितने मुकदमे अभी लंबित हैं और या फिर जो मुकदमे अभी भविष्य में चलने वाले हैं, उन सभी मुकदमों पर इनका असर पड़ेगा। इसीलिए हर भारतीय को यह समझना जरूरी है कि इन कानूनों का या इन नए कानूनों के आ जाने से असर क्या होगा। तो सबसे पहले सरकार जो तर्क दे रही है उसकी बात करते हैं। सरकार तर्क ये दे रही है कि गुलामी की निशानी से भरे हुए सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को निरस्त कर दिया जा रहा है और इसकी जगह ये 3 नए बिल लाए जा रहे हैं। ये जो पहली बात है इससे हमारी थोड़ी सी सहमति है। गुलामी की कई निशानियां जो होती हैं वो इन तीनों में थी। इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी जो था वो 1860 का था, यानी हमारी आज़ादी से भी करीब करीब आप समझ लीजिए कि ये 100 साल पहले का एक्ट है। इसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता को लाया जा रहा है। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, जिसे सीआरपीसी के नाम से जाना जाता है, ये 1898 में आया था। 1973 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे, लेकिन अभी भी ये मोटे तौर पर पुराने वाले सिस्टम से ही चलता है, जिसकी वजह से कई बार लोगों को लगता है कि मीलॉर्ड की व्यवस्था जो है वो अंग्रेजी वाली व्यवस्था ही है। ऐसा लगता है कि हम लोग अंग्रेजों के दौर में ही जी रहे हैं, फिरंगी कानूनों को ही झेल रहे हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि सीआरपीसी यानी कोर्ट की जो प्रक्रिया चलती है आपराधिक मामलों में, वो प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया 1898 में तय की गई थी, यानी कि आज से करीब करीब 125 साल पहले तय की गई थी। इसे सुधारा गया था, लेकिन 1973 में जब इसे सुधारा गया था उस वक्त से लेकर के अभी तक भी 50 वर्ष का समय करीब करीब बीत चुका है और 50 वर्षों में कितना कुछ बदल जाता है ये तो आप समझ ही सकते हैं। जो तीसरा है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का है और इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाया जा रहा है। अब ये जो सिस्टम था ये बिल्कुल पूरी तरह से कॉलोनियल लीगेसी से लदा हुआ सिस्टम था। दंड विधान की जो प्रक्रिया थी उस पर बिल्कुल कॉलोनियल छाप है। उपनिवेशिक जो मानसिकता होती है, उपनिवेशवादी मानसिकता होती है, उसकी छाप बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है। ऐसा लगता है कि जनता के लिए न्यायपालिका काम नहीं कर रही, बल्कि जनता जब न्यायपालिका में इंसाफ मांगने जाती है तो वो कुछ ऐसी मुद्रा में खड़ी होती है कि माई बाप अब आप ही हो जो हो, अगर कुछ इंसाफ दिला सको तो दिला दो, कुछ भी मिल जाए, भागते भूत की लंगोटी ही सही। तो ये जो कॉलोनियल लेगेसी थी इसको हटाया जाना बहुत ज़रूरी था। 160 वर्ष पुराने ये जो कानून थे, करीब करीब 160 वर्ष पुराना 1860 का आईपीसी था, इन सारी चीज़ों को हटाया जाना, बदला जाना, नए स्वरूप में लाया जाना बहुत ही ज़रूरी था। ब्रिटिश और लंदन में उनकी सरकार के हितों के अनुकूल ये कानून बने थे। इसकी वजह से आप पाएंगे कि मानव की जो हत्या होती है
या फिर महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उनकी तुलना में राजद्रोह और खजाने की जो रक्षा होती है उसे ज़्यादा महत्व दिया गया था। आप पाएंगे कि अभी अभी हाल में आपने सुना होगा एक नारा, भारत के गद्दारों को गोली मारो। ठीक है, आपने नारा सुन लिया है, मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर भी नारा आपकी समझ में आ गया है। तो ये जो नारा है ये ऐसे ही नहीं बना हुआ नारा है, असल में राजद्रोह की सजा मौत हो सकती है। और यहाँ शब्द राजद्रोह है, आपको शब्दों पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर एक भी शब्द बदला तो कानून का जो फैसला होता है, कानूनी प्रक्रिया जो होती है वो बदल जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में आम जन के जो मानवाधिकार थे उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, कोई महत्व नहीं दिया जाता। और जो बड़े लोग होते हैं, रसूखदार लोग होते हैं, कई बार ऐसा लगता है सभी लोगों को, जो भी आम लोग हैं उन सभी लोगों को ऐसा लगता है कि बड़े लोग जो होते हैं उनके लिए कानूनी प्रक्रियाएं बदल जाती हैं बिल्कुल, और जो आम लोग होते हैं उन्हें कोई और कानूनी प्रक्रिया झेलनी पड़ती है, बहुत लंबी प्रक्रिया झेलनी पड़ती है। आप अगर अदालत में जाते हैं तो आप 14-14 साल तक जिस मुकदमे को झेल रहे होते हैं, करीब करीब वैसे ही मुकदमे में अगर शाहरुख खान का बेटा फंस जाए तो तुरंत तारीख पर तारीख मिलती जाती है और फैसला चटपट हो जाता है। तो ये बदलाव जो है, ये अंतर जो है, इसे खत्म करना बहुत ज़रूरी है। जो हम आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जटिल प्रक्रियाओं के कारण देखते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारी व्यवस्था जो होती है, हमारी जो अदालतों की व्यवस्था होती है वो लंबित मामलों से भर जाती है। अगर हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि भारत में लंबित मामले कितने हैं, कितने कानूनी मामले हैं, कितने ऐसे मुकदमे हैं जो लंबित पड़े हैं, तो ऊपर वाली अदालत यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय और फिर नीचे जो जिला स्तर की अदालतें होती हैं वहाँ तक सभी माननीय अदालतें जो हैं वो लंबित मामलों से पटी पड़ी हैं। समय इतना होता नहीं, और जो गर्मी की छुट्टी 2 महीने की होती है या जाड़े की छुट्टी कुछ दिनों की होती है, उतनी तो मिलॉर्ड को लेनी पड़ेगी ना। तो उतनी लेने के बाद ये सारे मामले निपटाए जा सकें, अभी की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें ऐसा संभव नहीं हो पाता। अब निर्धन और सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े समुदाय हैं उनको न्याय मिलता है या नहीं, अगर इसकी बात की जाए तो एक बहुत बड़ा जो अंतर है वो यही स्पष्ट हो जाता है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले होते हैं, जो कानूनी कार्रवाई चलती है, वो अधिकांश अंग्रेजी में चलती है। भारत में सिर्फ 56% लोगों के आसपास ही ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। करीब करीब सरकार कहती है कि करीब करीब 70% लोग शिक्षित हैं, लेकिन बाकायदा अगर अखबार पढ़ने के लिए दे दिया जाए, एक अंग्रेजी अखबार पढ़ने के लिए दे दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि 2-3% से भी ऊपर लोग ऐसे होंगे जो एक अंग्रेजी अखबार ढंग से पढ़ पाए। और जो न्याय की भाषा होती है, जो अदालत की भाषा होती है, जो कानूनी प्रक्रिया की भाषा होती है, वो इससे भी कहीं अधिक क्लिष्ट अंग्रेजी होती है। अगर आप एक साधारण अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ पा रहे या नहीं पढ़ते, तो आप अदालत की जो भाषा है, जो एक फैसले की भाषा है, फैसले में क्या क्या लिखा गया है, इसे पढ़ लेंगे, ये संभव ही नहीं है। तो आर्थिक सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको सचमुच न्याय मिल पाया या नहीं मिल पाया, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, सिर्फ इस पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे होने की वजह से। इसके अलावा पैसे का हिसाब किताब अगर आप देखें तो दिल्ली तक जाना, बार बार दिल्ली तक जाना, बार बार दिल्ली तक अपने पक्ष के गवाहों को ले जाना, इतनी बार उन्हें छुट्टी दिलवाना और ये सारा काम करना, हर बार इतने महंगे वकील को अपने सुनवाई पर बुलवाना, ये सब कुछ जो होता है किसी भी गरीब आदमी के लिए संभव नहीं है। अधिक से अधिक वो जिला के स्तर पर जो न्यायालय होता है वहाँ जाएगा। उच्च न्यायालय जो किसी भी राज्य की राजधानी में होता है वहाँ तक भी वो 5 बार आ पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम होती है। ऐसे में अमीर आदमी कई बार छूट जाए और गरीब आदमी न्याय ना पा सके, ये संभव है। तो इस चीज़ को भी बदला जाना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा देखेंगे आप कि कन्विक्शन रेट बहुत कम है। बलात्कार जैसे मामलों में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 22% के आसपास आपको कन्विक्शन रेट मिलेगा, 28% के आसपास कभी कन्विक्शन रेट हो जाता है। ऐसा ही आपको दहेज की हत्याओं के मामले में या दहेज की जो प्रताड़ना होती है 498A का मामला होता है, उसमें भी आपको दिख जाएगा। इन सारी वजहों से ये बात भी की जाने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है
कि 498 ए या फिर बलात्कार के जो मामले होते हैं, 376 वाली धाराएं होती हैं, 375 के आसपास की धाराएं होती हैं, ये सब जो धाराएं होती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका इस्तेमाल फर्जी मुकदमे करने के लिए, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए किया जाने लगा है। तो ये सवाल इसलिए उठने लगा था क्योंकि कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत ही कम है। तो कन्विक्शन रेट को भी सुधारा जा सके, ऐसा सरकार का कहना है। इन कानूनों के बदलने से कन्विक्शन रेट सुधरेगा। अब इसके अलावा जेल में जो ओवरक्राउडिंग होती है और लंबे समय तक मुकदमे चल रहे होते हैं, लंबित होते हैं, तो जेल में मुकदमे जो चल रहे होते हैं, जेल में उन लोगों को रखा जाता है, उसकी वजह से ओवरक्राउडिंग हो जाती है जेल में। और उसके अलावा जो अंडर ट्रायल कैदी हैं, जिन कैदियों के ऊपर कोई दोष साबित नहीं हुआ है, लेकिन वो बेचारा गरीब था, आर्थिक रूप से उतना समर्थ नहीं था, इसलिए बरसों बरसों तक वो जेल में ही पड़ा रह जाता है, बेल अपनी करवा ही नहीं पाता। तो इन सारी चीज़ों को भी सुधारा जा सके, इसकी कोशिश इन न्यायिक सुधारों में की जा रही है। अब बात करते हैं हम लोग अगर पूर्व में हुए सुधारों की, या पूर्व में जो सुधार की सिफारिशें हुई हैं, तो कई सिफारिशें हुई हैं। भारत के विधि आयोग ने अपनी अलग अलग रिपोर्टों में संशोधन की सिफारिश की है। अगर गृह मामलों पर जो संसद की स्थायी समिति है उसकी रिपोर्ट देखें, 111वीं रिपोर्ट थी 2005 में, 128वीं रिपोर्ट थी 2006 में, इन दोनों में सुधार की मांग की गई थी। 2010 में जो 146वीं रिपोर्ट थी उसमें भी इन सुधारों की मांग की गई थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है उस दौर में कांग्रेस की सरकार थी, ऐसे कोई सुधार उस दौर में हुए नहीं। इसके अलावा बेजबरुआ समिति, विश्वनाथन समिति, मलिमत समिति, माधन मेनन समिति जैसी समितियों ने भी सुधारों की मांग की थी। अब इन सब के बावजूद कोई सुधार नहीं हो पाए, तो क्यों नहीं हो पाए, इस पर सवाल उठते हैं। 2019 में गृह मंत्रालय ने इस सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। माननीय गृह मंत्री जो हैं हमारे, उन्होंने सितंबर 2019 में सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखा। जनवरी 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सभी उच्च न्यायालयों ने मुख्य न्यायाधीशों, बार काउंसिलों और विधि विश्वविद्यालयों को लिखा। इसके बाद दिसंबर 2021 में माननीय संसद सदस्यों ने भी सुझाव दिए, उनसे सुझाव मांगे गए, बाद में उन्होंने सुझाव अपने दिए। बीपीआरडी ने सभी आईपीएस अधिकारियों को सुझावों के लिए पत्र लिखा। एनएलयू दिल्ली के कुलपति के अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई। बहुत सारे सुझाव मिले 18 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों से, भारत के सुप्रीम कोर्ट से, 16 उच्च न्यायालयों से, 5 न्यायिक अकादमियों से, 22 विधि विश्वविद्यालयों से और 42 सांसदों से सुझाव प्राप्त हुए। आईपीएस अधिकारी और राज्य एवं केंद्रीय बलों से भी सुझाव मिले थे। माननीय गृह मंत्री जी ने करीब 58 औपचारिक और 100 अनौपचारिक समीक्षा बैठकें की। इसके बाद जाकर परिवर्तन शुरू हुए। अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी, इसमें 533 धाराएं होंगी। सीआरपीसी में 478 धाराएं होती थी, अब जो नई वाली है इसमें 533 धाराएं होंगी। कुल 160 धाराओं में बदलाव हुआ है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं। जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें 356 धाराएं होंगी। आईपीसी में 511 धाराएं होती थी। तो इसका मतलब है कि करीब 175 धाराओं में बदलाव हुआ है, 8 नई धाराएं जोड़ दी गई हैं और 22 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं। जो एविडेंस एक्ट होता था उसकी जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम चलेगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं होंगी। इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। 170 जो नई धाराएं हैं उसकी तुलना में अगर हम लोग पुरानी वाली में देखें तो जो पुरानी वाली थी उसमें 167 धाराएं जो थी वो पहले से होती थी। करीब करीब 23 धाराओं में यहाँ पर बदलाव किया गया है। सिर्फ एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं। जो कॉलोनियल शब्द हटाए गए हैं उनकी लिस्ट अगर आप देखेंगे तो वो लिस्ट बड़ी लंबी सी है। इस लिस्ट में शामिल हैं
पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम जैसे शब्द, प्रोविंशियल एक्ट जैसे शब्द, लंदन गजट, जूरी, बैरिस्टर, लाहौर, कॉमनवेल्थ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, जिसे आप यूके कहते हैं, उसका पूरा नाम असल में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड होता है। हर मेजेस्टीज गवर्नमेंट, ये शब्द भी, ये जुमला भी था। पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड, हर मेजेस्टीज, डोमिनियंस, ऐसे जो शब्द, जो जुमले थे, उन्हें अधिनियमों से हटा दिया गया है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि जो एविडेंस एक्ट पुराना वाला होता था, उसकी जगह जो नए वाला आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आया है। इसमें दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार करते हुए इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को जोड़ दिया गया है। ईमेल, सर्वर लॉग्स और कंप्यूटर पर उपलब्ध दस्तावेज को जोड़ दिया गया है। स्मार्टफोन या लैपटॉप के मैसेजेस को जोड़ दिया गया है। वेबसाइट, लोकेशनल एविडेंस जो होते हैं, उन्हें भी जोड़ दिया गया है। डिजिटल डिवाइस पर उपलब्ध मेल मैसेजेस जो हैं, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया गया है। डिजिटल डिवाइसेस यहाँ क्यों इस्तेमाल किया गया है शब्द, वो संभवतः इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल डिवाइसेस यानी कि हम लोग सिर्फ आज की तारीख में सेलफोन इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, टैब और लैपटॉप जैसे कई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसमें जो मेल वगैरह पड़े हुए होंगे, उनको एविडेंस में शामिल किया जा सके, इसीलिए यहाँ पर डिजिटल डिवाइसेस जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। एफआईआर में केस डायरी से चार्जशीट और जजमेंट सभी को डिजिटलाइज्ड किया जाएगा, यानी कि सब कुछ डिजिटल होगा। समन, वारंट, उनको जारी करना, उनकी सर्विस, उनका कार्यान्वयन, शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण, जांच पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग, उच्च न्यायालय में मुकदमे एवं सभी अपीलीय कार्रवाइयां सभी पुलिस थानों और न्यायालयों द्वारा एक रजिस्टर द्वारा ईमेल एड्रेस, फोन नंबर अथवा ऐसा कोई अन्य विवरण रखा जाएगा। अभी जो समन जाता है वो मैनुअल होता है, आपके पास समन कोई पहुंचाने आता है, लेकिन अब जो कानून आ रहा है इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए समन को विधिवत प्रेषित समन माना जाएगा। तलाशी और जब्ती जो होती है, सर्च और सीजर जिसे आप कहते हैं, उसमें पुलिस द्वारा सर्च और सीजर की जो कार्रवाई होती है उसे करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस द्वारा सर्च करने की जो पूरी प्रक्रिया होगी, किसी संपत्ति का जो अधिग्रहण करना होगा, उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से वीडियोग्राफ किया जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग बिना किसी विलंब के संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी भी जाएगी। इसके अलावा अब बात आती है फॉरेंसिक की। फॉरेंसिक साइंसेज में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हो गई है, काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो गई है, और हमारा जो एविडेंस एक्ट होता था, वो एविडेंस एक्ट एक ऐसे दौर में बना था जिस दौर में उंगलियों के निशान तक जो होते थे वो भी एविडेंस की तरह इस्तेमाल होंगे या नहीं होंगे, ये शक के दायरे में रहता था। तो अब जो फॉरेंसिक्स में चेंजेस आए हैं, फॉरेंसिक्स में बदलाव आए हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हैं 90% से अधिक दोष सिद्धि दर प्राप्त करने के लिए पुलिस द्वारा जांच, अभियोजन और फॉरेंसिक्स में सुधार आवश्यक है। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की, हमारे पास कन्विक्शन रेट बहुत कम है और 90% से अधिक दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन रेट पाने के लिए पुलिस द्वारा जांच, अभियोजन और फॉरेंसिक्स में सुधार बहुत जरूरी है। सभी राज्यों, संघ और राज्य क्षेत्रों में फॉरेंसिक्स के इस्तेमाल को जरूरी माना गया है। 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास वाले जो भी दंडनीय अपराधी हैं, उन सभी के मामलों में फॉरेंसिक विशेषज्ञों का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। संघ या फिर संघ राज्य क्षेत्रों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर 5 वर्ष के भीतर तैयार किया जाना है। नागरिकों के लिए जो सुविधाएं सुनिश्चित की जानी है, उसमें सबसे पहले आता है 0 FIR, जो उस थाने की सीमा के बाहर होता है। EFIR के लिए प्रावधान जोड़े गए हैं। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में और प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी को
पद नामित करेगी जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना देगा। पुलिस अधिकारी 90 दिन के भीतर पीड़ित पक्ष को जांच की प्रगति की सूचना, जिसमें डिजिटल माध्यम से भी सूचना देना शामिल है, वो करेंगे। अब डिजिटल माध्यम से पीड़ित पक्ष को अगर सूचना दी जाने लगी तो जो गरीब गुरबा या फिर वंचित वर्ग के लोग होते थे, जो बार बार थाने के चक्कर लगा रहे होते थे और पूछ रहे होते थे भाई हमारे केस की सुनवाई का कुछ हुआ या नहीं, हमारे केस में कोई प्रगति हुई या नहीं, उन्हें ये दौड़ भाग थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अगर सचमुच 90 दिनों में इस प्रगति की सूचना दी जाए तो आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी और पुलिस विभाग के लिए भी ये एक बहुत बड़ा सुधार होगा। इसके बाद बात आती है यौन हिंसा की। तो यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान जो है वो एक महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया जाएगा। जो दूसरी धाराएं होती हैं, चाहे वो पॉक्सो की धाराएं हो या जो बदले हुए कानून होते हैं, उनमें जो रिकॉर्डिंग होती है वो अनिवार्य की गई थी, लेकिन आईपीसी और एविडेंस एक्ट में ये चीज़ नहीं लिखी हुई थी। तो इस सुधार से वो जो अलग अलग बातें दो अलग अलग एक्ट्स में लिखी होती हैं उसमें सुधार आ जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता का बयान उसके आवास पर एक महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में किया जाना वांछनीय होगा, मतलब डिजायरेबल होगा। ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी है, बट डिजायरेबल है। तो ये भी थोड़ा सा सुधार है। हो सकता है अगर महिला अधिकारी किसी क्षेत्र में ना हो तो वहाँ पे ये संभव ना हो पाए, लेकिन ये डिजायरेबल होगा, ऐसा कहा गया है। ऐसा बयान रिकॉर्ड करते समय पीड़िता के माता पिता या अभिभावक उपस्थित रह सकते हैं। मतलब जब महिला बयान दे रही हो तो उसके परिवार का कोई सदस्य जो अभी वहाँ पे मौजूद नहीं होता या उसे हटा दिया जाता है, तो अब ऐसी स्थिति नहीं होगी। परिवार का कोई सदस्य जिस पर उस महिला को, उस पीड़िता को भरोसा हो, उस स्त्री को भरोसा हो, वो वहाँ मौजूद रह सकता है। जहाँ पर 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का मामला हो, ऐसे अभियोजन सरकार वापस लेना चाहती हो तो वहाँ पीड़ित पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी मामले में उम्र कैद की सजा होनी है या फांसी की सजा होनी है, हत्या जैसे मामले हैं, और सरकार कहती है नहीं नहीं हम तो मुकदमा वापस लेंगे जी, अब ये आदमी चुनाव भी लड़ सकता है। ऐसा कई मामलों में हुआ है। तो अब क्या होगा, अब सरकार कह देगी कि हम मामला वापस ले रहे हैं तो मामला वापस नहीं हो जाएगा। जो पीड़ित पक्ष है उससे भी पूछा जाएगा कि बताओ भाई तुम क्या चाहते हो। सरकार ये मामला हटाना चाहती है लेकिन तुम क्या चाहते हो ये बताओ। अब जो एक जरूरी बात आती है वो आती है सिडिशन यानी राजद्रोह का मामला। यहाँ पर सब राजद्रोह है, राज, राज्य नहीं, यह संयुक्त नहीं, यहाँ पर राजद्रोह यानी ऐसा राजतंत्र प्रजातंत्र नहीं, किसी राजतंत्र की बात हो रही हो जैसे, वैसा शब्द इस्तेमाल हुआ है। यानी कि राजद्रोह जो होता था वो सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे तौर पर उपनिवेशवादी मानसिकता का मामला था, और अब सिडिशन यानी राजद्रोह को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। ब्रिटिश राज में सरकार के विरुद्ध हेट्रेड, कंटेम्प्ट, डिसअफेक्शन को अपराध बताया गया था और अब ये हटा दिया गया है। सजा का जो एक नया तरीका है वो अब लागू किया गया है। इस सजा के तरीके में कम्युनिटी सर्विस की शुरुआत की गई है। आपने विदेशों में ये सजा सुनी होगी कि कोई आदमी जो है वो कूड़ा फैलाता पकड़ा गया तो उसे सजा दी गई कि भैया इस सड़क को 10 दिन तक झाड़ू मारकर साफ करने की ड्यूटी जो है वो तुम्हारी होगी। अगर तुमने ये ड्यूटी पूरी नहीं की तो तुम्हें आर्थिक दंड या जेल जैसा जाने जैसा कुछ झेलना पड़ सकता है। लेकिन ये जो कम्युनिटी सर्विस का काम होता था ये आपको यूजुअली करना पड़ेगा। तो आपको तालाब खोदने में लगा दिया गया अगर आप तालाबों को गंदा करते हुए, नदियों को गंदा करते हुए पाए गए। आपको सड़क की सफाई पे लगा दिया गया अगर आप कूड़ा कचरा इधर उधर फैलाते हुए पाए गए। तो इससे जेल पर जो लोड पड़ता था, जो छोटी मोटी सजाओं के लिए लोगों को उठाकर जेल में बंद करके और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता था, तो ये जो लोड था ये थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। प्रक्रियाओं को सरल बनाने का काम भी किया गया है। प्रक्रियाओं को सरल बनाने के मामले में अब छोटे मोटे मामले जो हैं वो समरी ट्रायल द्वारा तेजी से निपटाए जाएंगे। कम गंभीर मामलों जैसे चोरी गई संपत्ति को जब्त करना या प्राप्त करना या प्राप्त करना या रखना, घर में अनाधिकृत प्रवेश, शांति भंग करने,
आपराधिक धमकी देने, ऐसे मामलों के लिए समरी ट्रायल को अनिवार्य बना दिया गया है। उन मामलों में जहां सज़ा 3 वर्ष, पहले जो सज़ा होती थी वो 2 वर्ष तक की थी, ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट लिखित रूप में दर्ज कारणों के अंतर्गत ऐसे मामलों में समरी ट्रायल करवा सकता है। आरोप पत्र दायर करने के बाद यानी आगे की जांच अगर ज़रूरी है तो इसे 90 दिनों में पूरा किया जाएगा। 90 दिनों से अधिक का कोई समयावधि विस्तार जो होता है वो केवल न्यायालय की अनुमति से ही दिया जाएगा। पहले जैसा होता था कि पुलिस ये तय करती थी कि कितने दिनों में ये जो जांच है ये पूरी होगी, और अगर इतने दिन में जांच पूरी नहीं हो गई तो जांच को बढ़ा लिया जाए क्या। तो ये सब जो होता था ये सीधे सीधे अब न्यायालय के हाथ में पहुंच गया है और न्यायालय की अनुमति चाहिए होगी, उसके बाद ही इसे बढ़ाया जा सकता है। वारंट के मामले में एक प्रावधान किया गया है कि न्यायालय द्वारा आरोप तय करने के लिए आरोप पर पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिन की सीमा विहित कर दी गई है। तो जो सुनवाई की पहली तारीख थी उससे 60 दिन की सीमा जो है वो जब पार होगी तो आरोप तय करने के लिए जो है ये प्रावधान जो होगा वो लागू हो जाएगा। आरोपित व्यक्ति पर आरोप तय करने का नोटिस जो है वो नोटिस की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर रिहाई के लिए वो अपील कर सकता है। बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश 30 दिन की अवधि के भीतर यथाशीघ्र निर्णय दे सकेगा, जिसे विशिष्ट कारणों से 60 दिन की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि बहस पूरी हो गई है लेकिन फैसला नहीं आया है, फैसला नहीं सुनाया गया है, इस बीच में जो देरी होती थी वो अब 30 से 60 दिन के भीतर करनी पड़ेगी, और अगर इतने दिनों में नहीं हो पाई, पहले 30 दिन में नहीं हो पाई तो फिर उसे थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मामले में सुनवाई तो पूरी हो गई है लेकिन फैसला सुनाए जाने में फिर से 2 साल, 3 साल, 5 साल की देरी हो रही है। तो थोड़ा सा प्रक्रिया इससे जो जटिल होती थी, जो देरी होती थी, उसमें और सुधार आएगा। सिविल सर्वेंट के विरुद्ध प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए सहमति या असहमति पर सक्षम अधिकारी को 120 दिनों के अंदर निर्णय लेना होगा। अब पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपने किसी सिविल सर्वेंट पर कोई मुकदमा करने की सोची, कोई एफआईआर करने की सोची, तो ये मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं चलाया जाएगा, ये आदमी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये उसका सीनियर अधिकारी तय करता था। अब वो जो है मामला वो लटका पड़ा रह जाता था, वो 6-6 महीने तक वहाँ फाइल पड़ी रहती थी और मामला नहीं चलेगा या चलेगा इस बारे में कोई जवाब ही नहीं दिया जाता था। तो ये अब नहीं हो सकेगा। तो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर भी अब तलवार थोड़ी सी लटक गई है कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आपके ऊपर मुकदमा किया जा सके तो बहुत आसानी से आप नहीं बच सकते। थोड़ी सी मुश्किल सिविल सर्वेंट्स के लिए इस मामले में बढ़ गई है। अगर 120 दिन के अंदर निर्णय नहीं लिया जाता है या निर्णय नहीं बताया जाता है तो ऐसा मान लिया जाएगा कि अनुमति प्रदान कर दी गई है और प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाएगा। सिविल सर्वेंट्स, एक्सपर्ट और पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य, उनका प्रभार धारण करने वाला व्यक्ति ऐसे दस्तावेज की रिपोर्ट पर टेस्टिमनी दे सकेगा। अभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो साक्ष्य देने आया था, गवाही देने आया था, वो रिटायर हो गया, तो भी वो रिटायरमेंट के बाद बरसों उस मामले में गवाही देने आता रहता है, सुनवाई में आता रहता है, या फिर जो भी अधिकारी है किसी और विभाग का है वो ऐसे मामलों में सुनवाई पर उसके पास जाना मजबूरी होती है। रिटायर हो गया है, कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है तो भी। अब क्या है कि जो पहले हुआ था, जो अधिकारी था, उसकी जगह पर जो नया अधिकारी आया है वो वहाँ जा सकेगा, उसके बदले में पुराना वाला जो अधिकारी था वही व्यक्ति मौजूद हो, ये मजबूरी अब नहीं रह गई है। जमानत और बॉन्ड, इन दोनों शब्दों को अलग अलग स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। जो जमानत दी जाती थी और बॉन्ड दिया जाता था, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। बॉन्ड में आपको पैसे तुरंत भरने पड़ते हैं और बॉन्ड जो है वो तुरंत के तुरंत जब्त हो सकता है, वो तुरंत के तुरंत सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। जमानत जो होती है वो तब जब्त होती है जब आप मामला हार जाएं, मुकदमा हार जाएं, भाग खड़े हों, ऐसे मामलों में वो जमानत जो होती है वो जब्त हो जाती है। तो ये जमानत और बॉन्ड जो थे, ये दोनों शब्द अलग अलग स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थे। इसकी वजह से आज हम लोगों को जमानत और बॉन्ड में कन्फ्यूजन होती है, समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन इन दोनों शब्दों को अब स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। और इसके आगे बात हम लोग चलें
करें तो अंडर ट्रायल कैदियों की बारी आती है। और अंडर ट्रायल कैदियों में अगर कोई व्यक्ति पहली बार अपराधी है और 1/3 कारावास काट चुका है तो उसे अदालत द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाए। जहां विचाराधीन कैदी आधी या 1/3 अवधि पूरी कर लेता है तो जेल अधीक्षक जो है वो अदालत को तुरंत लिखित में आवेदन दे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे एक ऐसे मामले में अरेस्ट किया गया है और जेल में डाल दिया गया है जिस मामले में पूरी सजा ही साल भर की है। अब वो 6 महीने तक जब जेल में पड़ा हुआ है तो आधी सजा तो वो ऐसे ही पूरी कर चुका है, भले वो मामले में दोषी साबित हुआ हो या दोषी साबित ना हुआ हो। तो ऐसे लोगों को जेल से बाहर निकाल दिया जाए, उनकी जमानत कर दी जाए, उन्हें जमानत दे दी जाए, बेल दे दी जाए। इसके लिए जेल अधीक्षक जो है वो अदालत को लिखित में दे सकता है। अदालत जमानत पे ऐसे लोगों को रिहा कर सकती है, इसका प्रावधान किया गया है। विचाराधीन कैदी जो हो उसको आजीवन कारावास या मौत की सजा में रिहाई उपलब्ध नहीं होगी। मान लीजिए कोई ऐसा कैदी है जिस पर सजा जो होगी, जो मान लीजिए अरेस्ट हुआ है वो हत्या के मामले में अरेस्ट हुआ है और इस मामले में उसे आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा सुनाई जा सकती है। बलात्कार के मामले में अरेस्ट हुआ है, उसे आजीवन कारावास या मौत की सजा सुनाई जा सकती है। तो ऐसे मामलों में उसे रिहा नहीं किया जाएगा, उसे बेल नहीं दिया जाएगा। जो साधारण स्तर के कैदी होते हैं, जो छोटे मोटे अपराधों में जेल आए होते हैं, उन्हें आधी अवधि या 1/3 अवधि पूरी कर लेने पर जो छूट मिली है सिर्फ उनके लिए लागू है ये। विदेशी फिल्मों में हो सकता है आपने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम को देखा हो। इसमें जो गवाह होते हैं वो अगर किसी ऐसे मामले में गवाही दे रहे हों जिस मामले में गवाहों को मारकर, गवाहों की हत्या करके कई बार जो अपराधी होते हैं वो बच निकलने का प्रयास करते हैं। बड़े अपराधी, बड़े माफिया होते हैं, जैसे कि एक आदर्श घोटाला या कोई घोटाला था, या मेरे ख्याल से सृजन घोटाला बिहार का था, उसमें भी कई बार गवाहों की मौत हुई है। तो ऐसे मामलों जो होंगे उन मामलों में विटनेस को प्रोटेक्शन दी जा सके, इसके लिए एक नई विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लाई गई है। राज्य सरकार राज्य हेतु एक एविडेंस प्रोटेक्शन स्कीम तैयार करेगी और उसे नोटिफाई भी करेगी। घोषित अपराधियों की संपत्ति को कुर्क भी किया जाएगा। 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा या आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड की सजा वाले मामले में दोषी को घोषित अपराधी यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है। घोषित अपराधियों के मामले में भारत से बाहर की संपत्ति की कुर्की और जब्ती के लिए एक नया प्रावधान भी लाया गया है। अब बारी आती है आतंकवाद की। भारतीय न्याय संहिता में पहली बार टेररिज्म की व्याख्या की गई है। इसे दंडनीय अपराध बना दिया गया है। जाहिर है संगठित अपराध जो होता है, जिसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं, उसके लिए एक नई दंडिक धारा जोड़ दी गई है। सिंडिकेट से की गई विधि विरुद्ध कार्रवाई को दंडनीय बनाया गया है। नए प्रावधानों में सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसात्मक गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां या फिर भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य को जोड़ा गया है। महिलाओं के प्रति जो अपराध होते थे, शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे अथवा पहचान प्रकट करने आदि के आधार पर यौन संबंध बनाने को एक नए अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान होगा। यानी गैंगरेप के जो आरोपी हैं उन पर अगर गैंगरेप सिद्ध हो जाता है तो वो 20 साल के लिए कम से कम अंदर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक लेकिन है, 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु का प्रावधान है। यानी 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में अगर 18 वर्ष से कम की किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है, तो उसमें आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड होगा। 20 साल की कम सजा नहीं होगी, यानी और ज़्यादा सख्त सजा बच्चियों के साथ यौन दुर्व्यवहार करने के मामले में लागू होगा। सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे मॉब लिंचिंग का एक नया प्रावधान आया है। नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर की गई हत्या से संबंधित अपराध का एक नया प्रावधान सम्मिलित किया गया है और इसके लिए कम से कम 7 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है।
स्नैचिंग पर भी एक नया प्रावधान लाया गया है, मतलब कोई चेन छीन कर भाग जाए या आपकी मोटरसाइकिल लेकर भाग जाए छीन कर, तो ऐसे मामलों पर शायद ये स्नैचिंग का जो मामला है वो लागू हो सकेगा। गंभीर चोटों के कारण लगभग निष्क्रिय स्थिति में आ जाना, यानी मान लीजिए आपको स्थायी रूप से विकलांग कर दिया गया है, तो उसके लिए अब और भी कठोर दंड दिए जाएंगे। बच्चों द्वारा अपराध कराने वाले व्यक्ति के लिए कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की जेल का प्रावधान किया गया है। तो कोई अगर बच्चों से अपराध करवा रहा है, चोरी करवा रहा है, जेब कतरा उसे बना रहा है या इस तरह की कोई हरकत कर रहा है, सामान उठा लेने वाले या स्नैचिंग वाले गिरोह अक्सर ऐसा करते हैं, तो इसके लिए न्यूनतम 7 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा का जेल का प्रावधान किया गया है। जुर्माना जो काफ़ी कम था वो 10 रुपये से 500 रुपये के बीच है अभी, और विभिन्न अपराधों के लिए इन अर्थदंड और सजाओं को नई जो धाराएं आई है उसमें थोड़ा सा तर्क संगत बनाया गया है। पुराने ज़माने में आप समझ सकते हैं कि 1860 से लेकर के 1973 के बीच जो संशोधन हुए थे, उस पूरे दौर में 10 रुपये से लेकर के 500 रुपये जो होता था ये एक बड़ी रकम माना जाता था। अब 10 से 500 रुपये जो है उनसे कोई दंड नहीं लगता किसी को, तो इन्हें थोड़ा सा तर्कसंगत बनाया गया है। अपराधियों के विरुद्ध अब कठोर कार्रवाई के लिए एक प्रावधान को लाया गया है, शामिल किया गया है, जिससे कोई भी किसी जल्दबाजी अथवा लापरवाही के लिए किसी व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार होता है और अपराध स्थल से भाग जाता है, फिर पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने खुद को प्रस्तुत नहीं करता है और घटना का खुलासा करने में असफल होता है, तो उसे कैद की सज़ा दी जाएगी। यानी आप मान लीजिए कि ये कैसे मामलों में लागू होगा, इसका अनुमान लगाया जाए तो ऐसे समझिए कि अगर कार के एक्सीडेंट में कोई किसी को कुचल दे और वहाँ से भाग खड़ा हो और उसके बाद फरार हो जाए, तो उसे जेल की सज़ा होगी, कैद की सज़ा होगी, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और ये आरोपी पर लगाए गए जुर्माने के अतिरिक्त होगा। मतलब जुर्माना जो लगेगा वो तो लगेगा ही, और अतिरिक्त सज़ा जो 10 साल तक के जेल की हो सकती है वो भी लगाई जाएगी। इसके अलावा तर्कसंगत जो सज़ा माफ़ी होती है वो लागू रहेगी। मृत्यु की सज़ा को जो आजीवन कारावास की सज़ा में बदलना होता था वो जारी रहेगा। आजीवन कारावास की सज़ा को 7 वर्ष की अवधि के कारावास में बदलना ये भी जारी रहेगा। 7 वर्ष का कारावास जो होता था उसे 3 वर्ष के कारावास में बदला जा सकेगा। और उसके अलावा एक और चीज़ शुरू हो गई है, वो है ट्रायल इन एब्सेंसिया। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी कोई ऐसा अपराधी जो बार बार अपराध कर रहा हो और फरार चल रहा हो, उसे उसकी अनुपस्थिति में उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, और मुकदमा जजमेंट तक चलाया जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनवाई करने के बाद मामला खत्म हो गया, अब वो जब मिलेगा, पकड़ा जाएगा, तब उसे सज़ा सुनाई जाएगी, ऐसा नहीं है। जजमेंट तक ये मुकदमा चल सकता है। अपराध की आय से जुड़ी हुई जो संपत्ति है उसे कुर्क करने का, जब्त करने का प्रावधान जो है उसे नई धारा में जोड़ा गया है। जांच करने वाला पुलिस अधिकारी इसका संज्ञान लेने के लिए न्यायालय में आवेदन दे सकता है कि संपत्ति को आपराधिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया गया है। मतलब किसी ने घोटाला किया और उस घोटाले से ज़मीन खरीद ली, तो ज़मीन उसकी हो गई, सजा काट के जब वापस आएगा तो उस ज़मीन को बेचकर फिर उससे ऐश काट सकता है। ऐसा नहीं होगा। ये जो ज़मीन थी, ये अगर साबित हो गई कि ये ज़मीन अपराध के पैसे से खरीदी गई है, घोटाले के पैसे से खरीदी गई है, मतलब जैसा अभी 6 करोड़ का एक मामला एक बिहार के बड़े नेता के मामले में पकड़ा गया, तो अब ऐसी ज़मीनें जो होंगी इसे सरकार जब्त कर सकेगी। इस प्रकार की संपत्ति को न्यायालय कुर्क कर सकती है, और अगर संपत्ति धारक व्यक्ति अपनी उपस्थिति के संबंध में ठोस स्पष्टीकरण देने में असफल रहता है तो संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। संपत्तियों के निपटारे के लिए नए प्रावधान लाए गए हैं। जैसे कि अगर हम अभी किसी शहर में जाएं और कोई मुझसे पूछे कि कहाँ हो, तो आसपास देखकर हम ये अंदाज़ा कैसे लगाते हैं कि हम थाने के पास हैं? बड़ा आसान तरीका है। जहाँ आपको पुरानी खटारा गाड़ियाँ सड़क के किनारे पड़ी सड़ती हुई नजर आए, मतलब 25-50 कार वहाँ पे आपको पड़ी हुई नजर आएगी, कार, ट्रक, टेम्पो, जो भी जब्त हुआ था वो वहाँ पे पड़ा हुआ है और बारिश में पड़ा सड़ रहा है, उसका ढेर जहाँ आपको नजर आए वो जगह थाने के बगल की जगह है। तो आप कह सकते हैं कि भैया मैं शहर के थाने के पास हूँ, फला थाने के पास हूँ। तो अभी जो है देश के पुलिस स्टेशनों में बड़े संख्या में
केस संपत्ति जो होती है वो पड़ी रहती है, उसको सहेज के रखना जो है वो एक अलग जिम्मेदारी होती है। तो जांच के दौरान अदालत या मजिस्ट्रेट द्वारा संपत्ति का विवरण जैसे ही एक बार तैयार हो जाता है और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो जाती है, उसके बाद भी ऐसी संपत्ति को त्वरित रूप से निपटाने का प्रावधान किया गया है। फोटो या वीडियोग्राफी किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्रवाई के साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाई जा सकेगी। फोटो खींचने या वीडियोग्राफी करने के 30 दिनों के भीतर संपत्ति के निपटारे, डिस्ट्रक्शन या फिर जब्ती के विवरण का आदेश दे दिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए बिहार में कानून थोड़े अलग किस्म के हैं, तो शराब भी जब्त होती है, तो इस जब्त संपत्ति को किसी को वापस तो दिया नहीं जाएगा, इसे नष्ट किया जाता है। तो ऐसे मामलों में नष्ट करने का जो प्रावधान है वो भी रखा गया है, और वापस करना है या उसका निपटारा करना है, क्या करना है, ये सारे जो प्रावधान होते हैं वो इस नए कानून में लाए गए हैं। तो ये वो 3 चीज़ें थी जो हमारे नए कानूनों में शामिल की गई हैं। अभी जिन कानूनों की हम लोगों ने बात की वो थी इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860, जिसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता बनाया जा रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1898 और 1973, जिसे बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना दिया गया है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसे करीब करीब वही नाम हिंदी में दिया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों 2023 की नई धाराएं, नए कानून अब शामिल होंगे। इससे वकीलों और जो छात्र थे उन दोनों के लिए मुश्किल बढ़ेगी। कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम बदलेंगे, कई वकीलों को जो पढ़ाई उन्होंने बरसों पहले छोड़ दी थी, जो उन्हें यादाश्त से पता था कि भैया आईपीसी की ये वाली धारा लगेगी, उन सबको शायद बदलना पड़े, उन सब में शायद परिवर्तन हो गया हो। तो अब कितना परिवर्तन हो गया है ये देखते हैं, और वकीलों की प्रतिक्रिया भी मेरे ख्याल से आने लगेगी, क्योंकि पहले भी बार काउंसिल से पूछा गया था तो बहुत ज़्यादा सवाल जवाब होंगे, इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है। फिर भी देखते हैं, आगे की कड़ियों में हम लोग इस पर और विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, एक एक कानून को एक एक बार में देखने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।